अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया आहियो सिंध वॉइस जो प्रोग्राम सिंध मॉर्निंग। मां आहियां अवां जी पंहिंजी मेज़बान यसरा अख़ून। जिते जिते मुंहिंजो प्रोग्राम ॾिसी रहिया आहियो अवां, चाहे दुनिया जी कुंठ कुर्छ हुजे, सिंध हुजे या अवां जो पंहिंजो घर हुजे, अवां सभिनीनि खे मां भली कार कंदमि। नाज़रीन अचो त हाणे हलूं था पंहिंजे मेहमान जी तरफ़। जी नाज़रीन अचो तव्हां जी मुलाक़ात करायूं अॼु हिकिड़े मेहमान सां जेके हिकु सियासी शख़्सियत आहिनि ऐं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जा अॻवान पिणु आहिनि, सियासी रहनुमा आहिनि ऐं सिंध में हू एज़ अ प्रेसिडेंट एज़ अ सदर पंहिंजी पार्टी खे लीड करे रहिया आहिनि। असां सां गॾु मौजूद आहिनि फैसल नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत मेहरबानी आपकी, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया, मौका दिया। थैंक यू सर। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल जी सर, आप कि जो सियासी सफ़र का आगाज़ है, बात शुरू करेंगे वहाँ से कि वो किससे कैसे शुरू हुआ। और वो होता है ना कि इंस्पिरेशनल आपकी फिगर्स होती हैं जिनसे आप इंस्पायर होते हैं और आपको सियासत में, जैसे अगर मैं स्पेसिफिकली बात कहूँ तो कहाँ से शौक पैदा हुआ? देखें, अगर आप बात करेंगे इंस्पिरेशन की, तो इंस्पिरेशन तो मुझे अपने मकसद शहर के हालात से, अपने ज़िले के हालात से, अपने सूबे के हालात से मिली है। इसकी वजह यह है कि एक तवील अरसे से, मुझे 32 साल हो गए हैं कि मैंने मुख्तलिफ चीज़ों में इन्वॉल्व था। यानी अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन में, हेल्थ में, रिलीफ में, वेलफेयर में, इन सारी चीज़ों में, इन एक्टिविटीज़ में अल्लाह के फजल से बहुत सारा कुछ काम हमने किया है। तो लेकिन जब मैं एक चीज़ की तरफ देखता हूँ मुसलसल कि मेरे पास इस वक्त मेरे इंतज़ाम में, यानी मैं जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, 47 स्कूल्स हैं और तकरीबन कोई 12,500 उसमें स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह हमारे पास अपने क्लिनिक्स हैं, अपने हॉस्पिटल्स हैं। इसी तरीके से आप ये जो है ना इस चीज़ को देख लें कि बदीन में 2003 में जिस वक्त सैलाब आया था, तो उस वक्त से हमने अपनी रेस्क्यू रिलीफ एक्टिविटीज शुरू की थी। तो वहाँ से जब हमने ये सफ़र अपना शुरू किया है, तो फिर 2003 का सैलाब हो, 2010 का सैलाब हो, 2011 का सैलाब हो, 2022 का भी सैलाब हो, छोटे मोटे सैलाब और सिंध में आते रहे। और फिर इसी तरह से ज़लज़ला आ गया किसी जगह पर या मुल्क के किसी दूसरे हिस्से में मसाइल बने, तो सब जगह जाकर अपनी खिदमत सर अंजाम दी। लेकिन एक चीज़ का मुझे बहुत शिद्दत से एहसास हुआ, यानी ये जितना भी काम मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, ये सारा काम बहुत अच्छा लगता था, बहुत सुकून वाला था, बहुत इत्मीनान वाला था। लेकिन मैं ये देखता था कि मेरे 47 स्कूलों के साथ सिंध के 40,000 45,000 जो स्कूल हैं सिंध गवर्नमेंट के, उनके मसाइल हल नहीं होते। यानी मेरे स्कूलों से सिंध के बच्चों को वो तालीम में असर नहीं आती कि जो उनको मिल जानी चाहिए। इसी तरह मेरी जो है वो छोटी क्लिनिक्स और मेरे अपने हॉस्पिटल्स जो हैं, उनके साथ लोगों को सिंध में, शहरों में कह लें, देहात में कह लें, जो इलाज की सहूलियात दुरुस्त तरीके से मैसर आनी चाहिए, वो मैसर नहीं आती। इसी तरह फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, दीगर और सारे शोबाजात की बात कर लें, तो ये जो ज़बू हाली है जिसकी वजह से, यानी इतने बेशुमार मसाइल हैं, तो उसकी वजह से मैं इस बात पर मजबूर हुआ कि अगर मैं अपने दिल में अपने लोगों का ये समझ लें कि एहसास रखता हूँ, दर्द रखता हूँ, तो लामोहाला मुझे उनके मसाइल के हल के लिए लाजमी तौर पर मैदान में आ जाना चाहिए। तो इसी हवाले से फिर मैदान में। अच्छा सर, आप मैदान में तो है, लेकिन आपने पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग को ही क्यों चूज किया? हाँ। क्या दूसरी जमातों में ऐसे क्यों नहीं गए आप, या क्या वजह है, क्या डिफरेंस था दूसरी जमातों में और पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग में? देखिए, मैं जो समझता हूँ ना, इस वक्त हमारे मुल्क को सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो क्या है? वसाइल हमारे पास अल्लाह के फजल से बहुत ज्यादा मौजूद है। मैं अगर सिर्फ सूबा सिंध की बात करूँ, क्योंकि मैं मकसद सिंध का रिहायशी हूँ, तो मैं अगर सिर्फ सूबा सिंध की बात करूँ ना, तो सूबा सिंध इस वक्त इस मुल्क का सबसे ज्यादा बावसाइल सूबा है। लेकिन उसके बाद अगर आप सिंध के हालात को देख लीजिए, तो ऐसे लगता है कि हम ना जाने दुनिया के दीगर मुल्कों और शहरों के मुकाबले में किस जगह पर आज खड़े हुए हैं। तो ये मकसद जितनी भी पिछली सियासी हमारी जमातें मौजूद है, उनके कामों के सबब है। यानी अगर आप ये देखें, तो मैं ये कहता हूँ कि जब वसाइल की इस तरह की बंदरबांट है और एक चीज में मुस्तकिल उसका मकसद जो है वो जायजा ले रहा होता हूँ, और वो ये है कि सियासी क़यादत हमारी, आप किसी एक जमात की बात कीजिए, मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि अगर आप देखना चाहते हैं ना कि इनकी सूरत हाल क्या है, तो मैं ये देखता हूं कि ये बहुत छोटी सतह से आकर सियासत में इन्वॉल्व होते हैं और उसके बाद ये यूं ऊपर जा रहे होते हैं। इनकी मुआशी सूरत हाल जो है वो उसमें इजाफा होता चला जा रहा होता है, इनके घर बढ़ रहे होते हैं, इनके महल्लात बढ़ रहे होते हैं, इनकी गाड़ियां बढ़ रही होती हैं, इनकी वेल्थ में इजाफा हो रहा होता है, और उसी वक्त में इलाकों में लोग जो है अवाम वो जा रहे होते हैं नीचे। तो जिन लोगों की वजह से ये सारे मसाइल हैं और जो इन मसाइल का सबब है, मैं उनको कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ? तो ये समझ लीजिए कि वो लोग जो बिल्कुल ये मकसद जिन्होंने सियासत में अभी अपनी इब्तिदा की और जिनको मैंने देखा
जिनको मैं मुसलसल देखता चला आ रहा हूं कि बगैर किसी इक़्तिदार और इख्तियार के उन्होंने हमेशा लोगों की खिदमत की है। उन्होंने कभी बहाना नहीं बनाया कि उनके पास इक़्तिदार होना चाहिए, इख्तियार होना चाहिए, बल्कि उन्होंने हमेशा खिदमत की है, तो और खिदमत भी बेलौस की है। अब अगर वो मैदान में आए हैं और वो इस मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, इस सूबे की खिदमत करना चाहते हैं, शहरों और देहात की खिदमत करना चाहते हैं, तो लाजमी तौर पर फिर ऐसे बेलौस। और फिर एक और चीज, मैंने PMML को ज्वाइन किस लिए किया है, यहां पर आपको कोई वडेरा नहीं मिलेगा, यहां पर आपको कोई सरमायादार नहीं मिलेगा, यहां पर वो लोग नहीं मिलेंगे कि जिनके सबब मसाइल हैं। यहां सारे के सारे आम लोग हैं, और जब सारे के सारे आम लोग हैं तो इनकी मकसद वो जो सिफत जिसको मैं आपके सामने खुसूसी तौर पर बयान करूंगा वो ये है कि ये गली मोहल्ले को जानते हैं, लोगों के घरों को जानते हैं, उनके मसाइल को जानते हैं, पूरी तरह से इनको लोगों के मसाइल का इदराक है। ठीक है, हमारे हुक्मरानों का तो ये सबसे बड़ा मसला है ना। मैं हर जगह वो मसला देखा ही नहीं है, मैं अक्सर जगह पर एक चीज बयान करता हूँ कि मुल्क फ्रांस की एक बात बयान होती है कि मुल्क फ्रांस को कहा गया कि भाई आपके लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, तो उन्होंने कहा केक खा ले। तो ये हमारे हुक्मरान जो है ये इस तरह के, इनको नहीं पता कि जब बिजली का बिल बढ़ जाता है तो क्या कैफियत होती है, गैस का बिल ज्यादा आता है तो क्या कैफियत होती है, जब आपकी बेमुहार जो इन्फ्लेशन है उसके सबब बच्चे की फीस बढ़ती है तो क्या मसला बनता है, बच्चे की स्कूल वैन उसका जो मंथली खर्चा है वो बढ़ जाता है तो क्या मसला होता है, और किस तरह मंथली जो एक घराने का बजट है जिसकी महदूद आमदन है उसमें जब ये सारी चीजों में इजाफा हो रहा होता है तो उनको किस सूरत हाल का सामना होता है। तो मैं अल्लाह के फजल से खुद भी उसी तबके से हूं जिसको कहा जाए, जिसको ये कहा जाए रियल मिडिल क्लास। ठीक है, रियल मिडिल क्लास। गो के हमारे हुक्मरान इस वक्त पूरा जोर उन्होंने इस काम पे लगा रखा है कि मिडिल क्लास तो जो है वो मुल्क से खत्म हो जाए। ठीक है, या तो आपकी लीड क्लास होगी या बिल्कुल गरीब गरबा होंगे, लोअर क्लास। ठीक है जी, मैं यानी गरीब मिस्किन लोग रह जाए। इसीलिए आप देखेंगे गुर्बत की शरह हमारे पास 40% 42% हो चुकी है। तो इसीलिए ये समझ लीजिए कि ये जो इस तरह के लोग हैं, अगर मैं इनके साथ जाकर शामिल हो जाऊं तो बहुत मुमकिन है कि मैं अपनी जात को फायदा दूं। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये चाहूंगा कि मेरे इर्द गिर्द के लोग फायदा उठाएं, इन शहरों के लोग फायदा उठाएं, देहात के लोग फायदा उठाएं, सिंध के लोग फायदा उठाएं, तो जो आपका असल मकसद है लोगों को फायदा देना और लोगों के मसाइल हल करना। जी जी, वो पूरा नहीं होता। सर, बात करते हैं सिंध के पानी के मसले पे। आपने कैनाल्स का जो इशू हुआ था उस पे आपने APC में जो है वो सख्त एक मौक़िफ़ इख्तियार किया था, तो इस मसले का फिर क्या हल बना, या क्या वो जितनी भी चीजें थी आपने किस तरह से उनको डील किया? देखिए, मैं इसको ना दो तरह से बयान करता हूँ। एक तो हम इसको इस तरह से बयान करते हैं कि हमने उस वक्त भी ये कहा था, ठीक है जी, JUI की APC शायद उसी को आप बयान कर रही होंगी, या मुख्तलिफ APC उस वक्त होती रही हैं, या उस वक्त हमारे जितने भी जलसे प्रोग्राम हुए हैं उन्हीं दिनों में हमने अपना हुकूक सिंध मार्च भी मुनक़िद किया था, जो हम कराची से सखर गए थे। तो उसमें भी हमने अपने इस मौक़िफ़ का बार बार इजहार किया था कि आबाद जमीनों को बेआबाद करके नई जमीनें आबाद करने की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो आपने अगर कोई प्लानिंग करनी है ना, तो उस प्लानिंग में लाजमी तौर पर सबसे पहले आपको आबाद इलाकों को मद्देनजर रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद और फिर एक और भी बात हमने की थी कि कोई भी नया काम करने अगर आप जा रहे हैं तो उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स का इत्तेफाक राय जरूरी है, और अगर ये नहीं होता तो किसी भी नए काम की तरफ नहीं जाना चाहिए, जिससे इंतशार पैदा होता हो, जिससे आपस में इफ्तराक पैदा होता हो, लड़ाई झगड़े की सूरत बनती हो और अमन अमान खराब होता है। ये वाला काम नहीं करना चाहिए। तो एक तो हमारा ये मौक़िफ़ है, लेकिन हम इसमें ना एक और भी चीज ऐड करते हैं, यानी एक वो आपस के झगड़े हैं जो पंजाब का हमसे या हमारा पंजाब से, KPK से, बलूचिस्तान से, ठीक है जी, जो हमारा जो भी वो है इरसा के मसाइल हैं और दीगर जितने भी हैं, ये तो है अपनी जगह पर। लेकिन एक मसला और भी है जो हमारे यहाँ पर बयान नहीं किया जाता, और मैं खास तौर पर अपने जो है वो कॉम्परस जो हमारे भाई हैं, दोस्त, उनको अर्ज करना चाहता हूँ, आप इंडिया की बात क्यों नहीं करते हैं? आपको हिंदुस्तान की बात करनी चाहिए। यानी सिंधु दरिया जो है, दरिया सिंध, क्या ख्याल है, जहां से वो शुरू होता है और शुरू होने के बाद हम तक आता है, और उसके जितने भी वो दरिया जो उसके साथ शामिल होते हैं, उस पर सबसे ज्यादा डाका मारने वाला कौन है, उस पर धाड़े मारने वाला कौन है? अगर हम देखना शुरू करेंगे डैम बनाने वाला कौन है, मुख्तलिफ औकात में जब हमें जरूरत होती है तो अपने स्पिलवेज को बंद कर देने वाला कौन है, और जब हमारे पास बारिशों का सिलसिला होता है
तो उन स्पिलवेज को खोलकर हमें सैलाबों की नजर करने वाला कौन है, जब हम ये देखते हैं तो हिंदुस्तान सामने आता है। तो हम ये कहते हैं दोनों तरह से बात करना जरूरी है, यानी आपको हिंदुस्तान की मजम्मत भी उसी तरह से करनी पड़ेगी और उसके खिलाफ पूरी एक मुहिम बनाकर हम यकीनी तौर पर अपने पंजाब के भाइयों से सिंध का हक मांगेंगे। ठीक है जी, जहां पर कहीं गलती होगी, कोई कोताही होगी, उस गलती और कोताही को बयान करेंगे। हम ये कहेंगे कि ये काम इस तरह और इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा अजली दुश्मन अगर वो हम पर हमलावर हैं और बाकायदा वाटर बॉम्ब हम आज कहते हैं ना, आप देख लें, आपके सारे हुक्मरान कह रहे हैं, आपके DGISPR कह रहे हैं, आपके आर्मी चीफ साहब कह रहे हैं, आपके जितने भी अरबाब इख्तियार और इख्तियार हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ एक बाकायदा आबी जंग छेड़ी हुई है हिंदुस्तान ने, उसकी भी तो बात करनी चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सर बात करेंगे सिंध के नौजवानों की, तो सिंध के नौजवान जो ज्यादातर मैं समझती हूँ जो मसला उनको दरपेश आता है वो बेरोजगारी का है। तो अभी बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ योर पार्टी के जो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग है वो नौजवानों के लिए क्या कर रही है, किस तरह से उनको जो वो रिसोर्सेज देगी, स्किल बेस्ड करेगी, मतलब नौजवानों के लिए रोजगार के जो मौके हैं वो किस तरह से आएंगे? देखिए इसमें ना एक बात तो ये समझनी चाहिए कि जब तक हुकूमतें अपने वसाइल इस्तेमाल नहीं करती तब तक अवाम के मसाइल हल नहीं होते। NGOs काम करेंगी, हमारी जैसी सियासी जो जमातें हैं, वेलफेयर का काम करने वाले कुछ लोग हैं, उनका काम अगर होगा तो वो बहुत ही कह लिया जाए कि महदूद होगा। हम करते हैं, रोजगार सहूलत हमारा पूरा प्रोग्राम है, आप आइए देखिए, हम हजारों लोगों को उसके जरिए से एम्पावर कर चुके हैं, अभी तक रोजगार दे चुके हैं। इसी तरह हमारे पास मुफ्त IT के कोर्सेज होते हैं, दीगर सारी चीजें होती हैं, मुख्तलिफ ऐसी स्किल्स हैं जो हम लोगों को सिखाते हैं और उनके जरिए लोग जो है वो रोजगार की तरफ जाते हैं। लेकिन चूंकि हम हुक्मरान नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे पास खजाने नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे पास वो बजट नहीं है कि जिसके जरिए से काम किया जा सकता है। देखें सिंध इस वक्त तकरीबन 6.5 से 7 करोड़ की आबादी वाला सूबा है। तो इसमें जब तक इंडस्ट्रियल यानी आप ये कह लें कि सिंध के दूर दराज इलाकों में, दादू में, ठीक है जी, लाड़काना में, सखर में, उससे आगे मैं ये कहता हूं कि कंबर शहजाद कोट में, खैरपुर में, नौशेरा फिरोज में, सांगड़ में, मीरपुर खास में, उसके बाद उमरकोट की बात कर लीजिए, थरपारकर की बात कर लीजिए, आप वहां की जरूरत के मुताबिक इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे। यानी हमारे पास जुल्म क्या है, अगर गंदुम फर्ज करें कि एक चीज देखें ना हमारे पास क्या होती है, यानी गंदुम अगर किसी ने एक ऐसे लहर आई होती है कि गंदम की कीमत थोड़ी सी ज्यादा हो गई, सबने गंदम बो देनी है। इसी तरह से कोई और शुगर कैन का मसला है, उसको देख लियो तो सारे लोग उस तरफ चले होते हैं। हुकूमतों के काम है ये कि उन्होंने बताना है कि यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए और यहाँ पर ये होना चाहिए। और दूसरी बात जो हमारे पास एक जुल्म और ज्यादती हो रहा है, मैं मजमूई तौर पर पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ, रॉ मटीरियल हमारे पास मौजूद होता है, हम वो रॉ मटीरियल क्या करते हैं कि उसको एक्सपोर्ट करते हैं और उसके बाद वो फिनिश्ड हालत में हमारे पास आता है, और यानी हमने अपनी एक चीज सस्ते दामों बेच दी और उसके बाद फिर जो है वो महंगे दामों खरीदने का सिलसिला। तो अगर हम जिलों में सर्वे हो इस बात पर कि कौन सा जिला कौन सी इस्तेदाद रखता है, कौन सी इस्तेदाद रखता है, क्या चीज वहां पर हो सकती है, और उसके बाद वहां पर इंडस्ट्री हो और वहां पर लोगों को उनके घरों के दरवाजों पर रोजगार फराहम किया जाए, तभी काम चलेगा। सारे लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं दी जा सकती, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता ना, कितनी सरकारी नौकरियां और आप कितनी दे लेंगे। तो इसीलिए उनको लाजमी तौर पर एम्पावर आपको करना पड़ेगा। छोटे छोटे मैं कहता हूं बिला सूदी जो लोन है, ठीक है, वो आपको नौजवानों को इस शर्त पर कि वो अपना कोई ना कोई बिजनेस जो है वो यानी स्टैब्लिश करेंगे, तो उसकी तरफ आपको जाना पड़ेगा। ये काम हम करते हैं। आप हमारे ऑफिस आएंगे शारा फैसल पर, तो वहां पर बाकायदा तौर पर एक दफ्तर आपको मिलेगा रोजगार सहूलत प्रोग्राम का। वो रोजगार सहूलत प्रोग्राम यही है बिल्कुल कि हम मोटर बाइक जो है वो अपने लोगों को देते हैं सब्सिडाइज, और उसके बाद एक तो वो मोटरसाइकिल सब्सिडाइज होती है, दूसरा इंस्टॉलमेंट पर देते हैं। यानी वो इतनी इजी इंस्टॉलमेंट होती है कि 7,000 रुपए महीने पे आप बाइक दे देते हैं। तो उसके बाद बंदा जाके बाइक या चला रहा है, फूड पार्लर पे काम कर रहा है या किसी भी जगह पे काम कर, अच्छा ये सिर्फ बाइक नहीं है, CNG रिक्शा है, लोडर रिक्शा है, जोकी मशीन है, फूड कार्ट है, इसी तरह की बेशुमार चीजें कि जो हम लोगों को देते हैं। अगर हुकूमतें अपनी सतह पर ये करने के लिए आ जाएं, मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि हुक्मरानों में और हमें बुनियादी तौर पर फर्क है कि हमारे हुक्मरान एहसास से आ रही हैं, ठीक है। एक चीज मैं यहाँ पर बयान करूंगा, आपने देखा कि सिंध में इन दिनों में मनशियात के खिलाफ एक जबरदस्त किस्म का ऑपरेशन शुरू हो गया। अच्छा, ऑपरेशन क्यों शुरू हुआ? मनशियात यहाँ पर ये तो नहीं था कि आज जो है वो सामने आई हैं, बिकना शुरू हुई हैं, या आज लोग उससे इफेक्टेड होना शुरू हुए, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हुआ क्या है, एक सेनेटर साहिबा और एक MP MNA या कोई भी वजीर साहब
उनके बच्चे उससे मुतासिर हो गए। अब जब उनके बच्चे उससे मुतासिर हुए तो एक जबरदस्त किस्म का ऑपरेशन शुरू हो जाता है। पिंकी भी अरेस्ट हो जाती है, दूसरे लोगों के ऊपर भी ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर ये ऑपरेशन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मसला ये कि आपके बच्चे तो बच्चे हैं और अवाम के बच्चे वो कीड़े मकोड़े हैं। हाँ। तो ये फर्क आपको खत्म करना पड़ेगा, और जब आप ये खत्म करेंगे, वसाइल हमारे पास बेतहाशा मौजूद हैं। वो वसाइल जो हमारी मैं आपको मकसद बहुत, मैं जब हम सैलाबों में जाते हैं और सैलाबों में जाके लोगों की खिदमत करते हैं, तो वो जो खिदमत करने वाला सिलसिला, इस शहर कायद की बात करता हूँ, जिस वक्त कोरोना आया था उस जमाने में सबके कारोबार आपको पता है कि जो सारे बंद हो गए थे, लॉकडाउन हो गया था। उस वक्त हमने ये इरादा किया कि हम 50,000 खानदानों को उनके घरों पर राशन फराहम करेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा हदफ था। 50,000 खानदान बहुत होते हैं, लेकिन हमने जब उस ऑपरेशन को अपने मुकम्मल किया तो 1,26,000 खानदान हो गए थे। उसके लिए ₹1 का बजट हमारे पास मौजूद नहीं था, लेकिन अहले खैर से जब हमने राब्ता किया तो वो सारे लोग उस काम में शरीक हुए। तो इसका मतलब ये कि हुकूमतें जब दुरुस्त काम करेंगी और काम करती हुई दिखाई देंगी, तो ये शहर में कहता हूँ कि जो मुफ्त अस्पताल कितने यहाँ पर मौजूद हैं, आप देखें कितने यहाँ पर खैर के काम जारी हो सारी है, तो वो सब आकर आपके साथ शरीक होंगे। यही मसला है कि हुकूमती वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल चूंकि हमारे पास जो है वो हो नहीं पाता, इस वजह से चीजें जो है वो मसाइल में आपकी पार्टी की बात करेंगे कि इकोनॉमिक मॉडल जिसे हम कहते हैं कि माशी मॉडल, वो कौन से मॉडल पे काम कर रहे हैं, किस तरह से वो आपकी पार्टी का इकोनॉमिक मॉडल जो है वो चल रहा होता है? मैं बहुत ज्यादा घुमा फिरा के आदाद और शुमार के गोरख धंधे में डालकर बात नहीं करूंगा। मैं आपको एक सिंपल बात करना चाहता हूं कि पाकिस्तान को चलाने का क्या तरीका है, पाकिस्तान की मुआशी हालत को दुरुस्त करने का क्या तरीका। आप देखें तकरीबन 18,500 अरब रुपए का हमारा फेडरल जो आया है बजट है, उसमें से तकरीबन कोई 8,500 अरब रुपए आप लोन और उसका सूद उस पर अदा कर देते हैं। तो इसका मतलब यह कि 9-9,500 अरब रुपए में आपका मुल्क जो है वो चल रहा होता है। ठीक है, आप कहीं से भी वो ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उसमें वो चल रहा है। अब किसी आम आदमी से सड़क पर चलते हुए, गली में बैठे हुए किसी मेरी माँ बहन से, किसी मेरे भाई से सवाल कर लीजिए कि यहाँ पर बददियानती और करप्शन जो है उसका रेशो क्या है, तो लोग बताएंगे 50%, 60%, 70%, 80%। इसका मकसद है कि 15, 20, 25% कुल लगता है। हाँ। ठीक है, और उसमें भी मुल्क किसी ना किसी तरीके से चल रहा है। तो अगर यही सारी रकम दुरुस्त तरीके से खर्च होने लगे, सबसे पहले आपको मैं ये कहता हूं कि जिस काम को करने की जरूरत है, अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है हमें। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है, हर सतह पर जरूरत है, वसाइल के दुरुस्त इस्तेमाल की जरूरत है। जब आप वसाइल के दुरुस्त इस्तेमाल अब क्या मसला है, देखें एक और भी चीज है, ये जो एक लफ्ज इस्तेमाल होता है हमारे पास, अकरुबा परवरी, उसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है। इस वक्त आप देख लीजिए, हम अक्सर आप देख लें वो जो बयान हो रही होती है आईपीपीस के सबब जो है वो सर्कुलर जो आपका वो है क्या नाम है डेट है, उसके मसाइल बने होते हैं ना। तो उसको आप ये देख लीजिए आईपीपीस किस तरह से उनको इंस्टॉल किया गया, वो किन लोगों ने किया था, किन लोगों ने उसकी इजाजत दी थी, और कौन मालिक है। यानी सलमान शहबाज साहब मालिक हैं, वजीर आजम के बेटे हैं, कोई मामू है, कोई पुप्पा है, कोई चचा है, कोई खालू है। खानदानों को इस तरह से आपने नवाज दिया है और हजारों अरब रुपए 1 यूनिट बिजली का बनाए बगैर आपने उनको दे दिए। तो इन चीजों को जब आप दुरुस्त करेंगे ना, इन चीजों को दुरुस्त करेंगे, मुल्क की मुफाद में आप चीजों को लेकर चलेंगे। हुक्मरानों का कोई काम नहीं है कि वो बिजनेस करें, ठीक है, हुक्मरानों का कोई काम नहीं है। अगर आप आवाम की खिदमत करना चाहते हो तो दस्तबरदार हो सारी चीजों से, और आकर सिर्फ आवाम की खिदमत करें, ठीक है, तो उसके बाद तो कोई चीज हो सकती है। लेकिन अगर आप ये सारी चीजें, तो रिफॉर्म्स की बात आप कितनी कर लें, आप बहुत अच्छी अच्छी इस्तिलाहात लेकर आए, बड़े लंबे चौड़े जो है वो दावे नारे लगा लें, कोई फर्क कुछ नहीं हो सकता। कोई फर्क नहीं। खवातीन के बारे में बताइएगा कि आपकी पार्टी में अगर बात करें तो खवातीन की नुमाइंदगी के हवाले से आपकी जमात का क्या मौकफ रहा है, और सिंध में खवातीन सियासी मैदान में जैसे हमें बहुत कम नजर आती हैं, तो आपकी जमात क्या ऐसे इकदाम कर रही है कि जैसे सिंध की खवातीन को आगे लाया जाए? देखिए, मैं ये अर्ज करता हूँ कि खवातीन हमारे मुआशरे का मिनिमम 50% हिस्सा है। ठीक है, अगर आप उनको कार्ड देते हैं, उसका मकसद ये है कि आपने मुआशरा अदा कर दिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद खातून जो है उसको हम मुआशरे का अहम तरीन हिस्सा इसलिए समझते हैं कि हमारे वो नौजवान, हमारे वो बच्चे जिन्होंने कल इस कौम की ज़माम इफ्तार को संभालना है, ठीक है,
और उसको संभालने के लिए उन बच्चों की तमाम तरह आप ये कह लें कि जो नशोनुमा होती है दीगर, वो सब उन खवातीन के जरिए होती है। तो अगर आप उनको काट कर एक तरफ कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी तौर आगे बढ़ने वाला काम नहीं कर सकते। मैंने आपको जब स्कूल्स बयान किए ना अपने, यानी हमारे पास मसाजिद हैं, हमारे पास मदारिस हैं, इसी तरीके से हमारे अपने स्कूल्स हैं, हमारी अपनी यूनिवर्सिटी है। अच्छा, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि उसमें अगर आप आएंगे ना तो एक चीज इंशाल्लाह देखेंगे, एक हमारा विंग है, ठीक है, पूरा हमारा एक विंग है जिसका नाम मुस्लिम वीमेन लीग है, और उसमें हजारों के हिसाब से खवातीन अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हैं, और खवातीन पूरी तरह हर मसले में हमारी तरह पूरी तरह मुतारिक और फाल होकर अपना किरदार अदा करती हैं। लेकिन मैं जो आपसे अर्ज कर रहा था कि आप ये देखेंगे कि अगर हमने मकसद बच्चों के लिए यानी बॉयज के लिए स्कूल बना रखा है तो बच्चियों के लिए भी स्कूल बना रखा है, मेल फीमेल दोनों मौजूद होंगी। अच्छा, इसी तरह आप देखेंगी कि अगर हमारे पास जो है मेल उस्ताद मौजूद है तो फीमेल उस्ताद मौजूद है, यानी ये सारी चीजें डिस्क्रिमिनेशन जिसे हम कहते हैं तो वो नहीं है। देखें, हो सकता नहीं है ना। अब मैंने अगर मैं अगर चाहूंगा कि मेरी बेटी मेरी बच्चियां अल्लाह के फजल के साथ वो तमाम मकसद अब तक जो बच्ची उस उम्र तक आई है, उस उम्र तक पहुंची है, अल्हम्दुलिल्लाह उसने दुनियावी तालीम दीनी तालीम दोनों हासिल की है। इस वक्त मेरे सारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक, यानी ये नहीं है कि मैं उनको दीनी तालीम से दूर रखता हूँ, तो अव्वल है। लेकिन उसके साथ अगर हम दुनियावी तालीम हासिल नहीं करते, मैं दुनिया में मुसलमानों के मसाइल का सबब समझता हूँ कि जब भी हमने अपने आप को वो जिद्दत जो मेरी आखिरत का नुकसान नहीं करती, अगर मैं उससे पीछे हटाऊं ना तो मैंने अपना भी नुकसान किया तो उम्मत का भी नुकसान किया। तो हम ये चाहते हैं कि इस काम को लेकर चलें, और इसमें अगर अस्पतालों में अगर मेरी बहनें लेडी डॉक्टर के तौर पर मौजूद नहीं होंगी तो मेरी खवातीन का इलाज किससे करना। दीगर इसी तरह के बेशुमार मसाइल हैं जहां पर मुझे जगह जगह पर अपनी बेटियों की, अपनी बच्चियों की, अपनी खवातीन की जरूरत होती है, तो वहां पर खवातीन का मौजूद होना, चंद हुदूद क़ुयूद की बात हम लाजमी तौर पर करते हैं, ठीक है, वो एक बात अपनी जगह पर है, लेकिन हम इस बात पर पूरी तरह से कायल हैं कि खवातीन को पूरी तरह से मौके मैसर होने चाहिए, और उन मौके में को हासिल करके वो जो काम भी दुरुस्त तरीके से करना चाहती हैं उनको उसका मौका मिलना चाहिए। जबरदस्त, तमाम बेहतरीन। अच्छा सर, अगर आपको एक दिन के लिए जो है वो इख्तियार मिल जाए तो सिंध का ऐसा कौन सा मसला है जो आप हल करना चाहेंगे? नहीं, मैं एक दिन का कोई इख्तियार नहीं लूंगा। एक दिन में सिंध, तो मैं ये कहता हूँ कि मसाइल का गढ़ बावजूद इसके कि हमारे सिंध के हुक्मरान ये कह रहे होते हैं कि हम चांद से आगे निकल गए, मरीख से आगे निकल गए, दुनिया में सबसे ज्यादा जदीद हमें, दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता हमें, यानी ये दावे इनके अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन मैं कहता हूँ, मैं अक्सर इस शहर कायद के लोगों को कहता हूँ, मैं चूंकि इस शहर में रहता हूँ तो मैं यहाँ के लोगों को कहता हूँ कि भाई आप सिर्फ एक शहर के मसाइल की बात ना किया करें, आप जब भी बात करते हैं तो सिंध के तमाम शहरों की बात करें, आप जब भी बात करते हैं तो सिंध के देहात की बात करें, और जब आप इस कराची शहर जिसमें बेशुमार मसाइल है उनका इनकार नहीं है, लेकिन जब आप यहाँ से निकलकर अंदरूनी से मुख्तलिफ शहरों में जाएंगे और उसके बाद आप देही इलाकों में जाएंगे तो आपको अपने मसाइल नहीं लगेंगे। तो ये तो मसाइलिस्तान है, सिंध जो है। तो अगर कोई मुझे ये कहेगा कि भाई एक दिन में आकर अगर मेरे पास इख्तियार होगा ना तो मैं ये ऑर्डर जारी करूंगा कि आइंदा ये लोग जो हुक्मरानी में ये नहीं आ सकते, उनको नाइल करा देंगे हमेशा के लिए। अच्छा, अब जैसा कि आपने कराची का जिक्र किया, तो कराची में मैं समझती हूँ सबसे बड़ा मसला जो है वो लोड शेडिंग, जिसकी वजह से हमारे अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज पे तो उस पे भी बहुत असर आया है। तो इस आपकी जो पार्टी है वो इस हवाले से क्या अमली इकदाम कर सकती है? हम ना बहुत अजीबोगरीब जो है ना हम इकदाम करते हैं। एक तो मैं अर्ज करूं कि ये कहना कि कराची का फला मसला सबसे बड़ा है, कराची के सारे मसले हैं, ठीक है। सबसे बड़े देखिए सबसे बड़ी जरूरत क्या होती है, यानी पीने का पानी साफ, पानी में असर नहीं है, तालीम में असर नहीं है, हेल्थ, हालांकि सिंध हुकूमत जो चाहे कहती चली जाए, 4-6 अस्पतालों को वो हमेशा दुनिया के सामने पेश करते हैं, लेकिन जब मैं उनसे सवाल करता हूँ कि भाई शर्जील इनाम मेमन साहब या नासिर शाह साहब वो अबू धाबी क्यों इलाज करवाने के लिए चले गए, ठीक है। हमारे जितने भी मोहतरम भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, मैं ये कहता हूँ पीपल्स पार्टी के, वो सरकारी अस्पतालों में, वो सरकारी अस्पताल जो दुनिया के सबसे बेहतरीन अस्पताल है आपके मुताबिक, उनमें इलाज क्यों नहीं करवाते? आप सिंध असेंबली में
इस तरह की करारदाद क्यों नहीं लेकर आते कि जिसके जरिए लाजिम कर लिया जाए कि अरकान असम्बली जितने भी हैं, हुकूमती या अपोजिशन के, वो सरकारी अस्पतालों से इलाज करवाएंगे, आपके वजीर करवाएंगे, आपके मुशीर करवाएंगे, आपकी ब्यूरोक्रेसी करवाएगी, ये सारे लोग करवाएंगे। तो अगर आप सब लोग नहीं जा रहे तो इसका मकसद है आपका एतमाद नहीं है उन चीजों पर, अवाम कैसे करेंगे। अब आपने जो बात की है ना, मैं यहां पर आ जाता हूं। अभी देखिए एक चीज हुई, इन्होंने एक काम किया, हमारे हुक्मरानों ने एक काम किया, आईपीपीस की मैंने बात की। आईपीपीस इन्होंने मकसद उनके साथ इस तरह के मुआहदे किए जो दुनिया में कहीं नहीं होते कि आप डॉलर्स में अदायगी कर रहे हैं। यानी डॉलर्स में अदायगी करने का मकसद ये है कि जैसे जैसे डॉलर का रेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके ऊपर बोझ बढ़ता चला जाएगा। फिर इन्होंने ये जो कैपेसिटी पेमेंट का मसला है, वो जो मामला किया गया कि एक यूनिट ना बनाया जाए, लेकिन जितनी उनकी गुंजाइश है उसके मुताबिक उनके ऊपर उनको यानी अदायगी की जाएगी। ये तो आपने कत्ल किया ना अवाम का। तो उसके बाद अवाम ने एक चीजें करना शुरू की, यानी बिजली के बिल आप देख लीजिए उस सतह तक पहुंच चुके हैं कि जहां यहाँ तो या तो बंदा बिजली का बिल देगा या बच्चों को खाना खिलाएगा, या बिजली का बिल देगा या उनको स्कूल भेजेगा, या बिजली का बिल देगा या अपने माँ बाप का इलाज करवाएगा। यानी यहां तक आप ले आए। पाकिस्तान में इसकी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं कि जिसमें लोगों ने बिजली के बिल ज्यादा आने के सबब खुदकुशियां की हैं। तो यहां पर मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ा मसला, अवाम ने काम करना शुरू किया। अवाम ने अपने आप को मार के पेट काट के सोलर अपने पास इंस्टॉल करना शुरू किया। अब ये इतने जालिम लोग हैं, इतने जालिम हैं, इतने जालिम हैं, यानी ये अपने आप को अवाम का हमदर्द बता रहे होते हैं, लेकिन इन्होंने जुल्म की इंतहा ये की कि कहने लगे कि इस पर फीस लगेगी, लाइसेंस लेना होगा, 25 kVA से अगर ज्यादा आपने करना तो यूं करना पड़ेगा। यानी ये सारी तैयारियां इन्होंने की। हालांकि इस वक्त कंडीशन ये है कि जब गल्फ की वार हुई है, ये जो गल्फ की जो जंग हुई है, इस जंग में जब आप नए हरमुज और दीगर मसाइल बने और एनर्जी आपके पास उस तरह पहुंच नहीं पा रही थी, आपके पास LNG नहीं आ पा रही थी, आपके पास पेट्रोलियम की मसनूआत नहीं आ पा रही थी, उस वक्त इस सोलर ने हमें सहारा दिया। तो चाहिए तो ये कि ये सब्सिडी दें, यानी अगर हमारे पास इख्तियार आएगा तो हम सबसे पहले सब्सिडाइज सोलर का पूरा जो सिस्टम है वो लोगों को फराहम करेंगे। यानी हम अपने आप को देखें, एक बात तो साबित शुदा है, हमारी हुकूमत ने जो जो काम करने की कोशिश की है, अभी ये बात कर रहे हैं ना प्राइवेटाइजेशन की जी, तो ये तो साबित हो गया ना कि तुम ना लो, यानी PIA तुमने बेच दी है। ठीक है, हमने बड़ी सनतें जो है, अच्छा हम नहीं कहते कि आपने गलत बेची है, ठीक है आपने बेच दी है, जान छुड़वा ली है, और इसका फायदा ये हो गया कि वो कई 100 अरब रुपए जो सालाना उनको अदा करने पड़ते हैं हमारी, उनसे जान छुड़ जाएगी। लेकिन साथ आपने ये भी तकरार कर लिया कि ये चीजें आपसे चलने वाली नहीं है। तो अगर लोगों ने अपने बलबूते पर अपने बिजली के मसले को हल करना शुरू किया तो उनको आप सहूलत दीजिए, आप उनको आप एक चीज देख लीजिए, इन्होंने वो जो ग्रीन मीटर वाला सिलसिला है, ठीक है जी, वो ग्रीन मीटर वाला सिलसिला के आपसे हुकूमत बिजली खरीदेगी, दाम मुकर्रर कर लिए उसके, दाम मुकर्रर करने के बाद लोगों ने बेतहाशा खर्चा करना शुरू किया, अरबों नहीं मैं ये कहता हूँ खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो गई। तो उसके बाद फिर इनके लिए मसाइल पैदा होना शुरू हो गए कि अब तो लोगों ने अपनी बिजली खुद बनाना शुरू कर दी है, फिर इन्होंने वो रेट्स जो है उनमें फर्क डालना शुरू कर दिया, फिर अवाम पर मसाइल जो है ना वो लादना शुरू कर दिया। तो हम इंशाल्लाह इन सबसे बाहर आएंगे। आईपीपीस उनको बंद नहीं किया जाएगा, उनका एहतसाब किया जाएगा, ठीक है। और एहतसाब सिर्फ उन लोगों का नहीं होना चाहिए कि जो आईपीपीस के मालिक हैं, जो उसके पीछे मौजूद हैं, जो ये सबब बने मुआहदों के करने के, उन सब का भी लाजमी तौर पर एहतसाब होना चाहिए। और फिर दुनिया बहुत आगे निकल गई है, आप जितने भी मॉडर्न कंट्रीज हैं उनमें चली जाइए, आपको एक शहर में कई लोग मिलते हैं जो बिजली बेच रहे होते हैं, आपके पास मौका होता है कि आप यहां से खरीद ले, यहां से खरीद ले, यहां से खरीद ले। तो ये सारे जितने भी मैं ये कहता हूं कि चीजें हैं ये अवाम को फराहम करना जरूरी है। आज सूरत हाल ये कि खित्ते में, इस खित्ते में महंगी बिजली हमारी, सबसे महंगी बिजली हमारे पास है। इसका ये रिजल्ट निकला है। देखें अभी सबसे बड़ा मसला क्या है कि हमारी एक्सपोर्ट जो है ना उसकी सतह मुसलसल आ रही है नीचे, इंपोर्ट का बिल उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। जब आपकी ये सूरत हाल हो, आपकी मीशत कैसे खड़ी होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला होता है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि मैं इंडस्ट्री लेकर अपनी आया हूँ। आपने बिजली का यूनिट अगर मुझे 100 रुपए का देना है और भारत में वो 8 रुपए का मिल रहा है तो मैं उससे मुकाबला कैसे करूंगा।
बांग्लादेश में वो 7 रुपए का मिल रहा है, उनसे मुकाबला कैसे करूंगा? तो आपको तो माहौल फराहम करना होता है अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को, माहौल फराहम करना होता है अपने एक्सपोर्टर को, और उस माहौल के साथ फिर वो खित्ते में मौजूद ममालिक, दुनिया में मौजूद ममालिक उनका मुकाबला कर पाते हैं। तो ये हम करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त जो है वो हमारा अख्ताम की तरफ जाता है। मैं चाहूंगी कि नौजवान जो आपको सुन रहे हैं, जो मैं समझती हूँ कि इतने मुल्की हालात से वो डिप्रेस हैं, मायूस हैं, उनके लिए आपके पास क्या पैगाम है? देखिए, एक बात मैं सिंध के अपने भाइयों को लाजमी तौर पर अर्ज करूंगा इंशाल्लाह। देखिए, ये हुक्मरानों का एक हरबा है, उस हरबे से बच के रहे लाजमी तौर पर। अभी आपने देखा नए सूबों की बहस शुरू हुई, दीगर सारे मामला हुए। तो मैं ये कहता हूँ कि इन सारी चीजों पर बात हो सकती है, और हम तो ये कहते हैं कि बजाय इसके कि हम इस बहस में पड़े, हम पीपल्स पार्टी से मुतालबा करते हैं, हमेशा मुतालबा करते हैं। हम ये कहते हैं कि आप वफाक से NFC अवार्ड का सवाल करते हैं, आप उनसे वसाइल मांगते हैं, हम कहते हैं आप वसाइल मांग लीजिए, ले लीजिए, हम आपकी हिमायत करेंगे, पूरा सिंध आपकी हिमायत करेगा। लेकिन आप PFC अवार्ड क्यों नहीं करते? आप डिविजन्स को वो फंड्स क्यों नहीं देते जो उनका हक है? जिलों को वो मकसद फंड्स क्यों नहीं देते जो उनका हक है? यूनियन काउंसिल तक हमारा मुतालबा है कि आइन में वो शिकें शामिल करनी चाहिए कि जिनमें एक ऑटोमेटिक वे में ये बजट खुद ब खुद मुंतकिल होता चला जाए। उसके बाद हमारा मुतालबा ये कि पूरे सिंध में लोकल गवर्नमेंट जो है उसको मजबूत किया जाए। ठीक है जी, अवाम के डायरेक्ट वोटों से मुंतखब होकर इस शहर कायद का, हैदराबाद का, सक्खर का, लड़काना का, मीरपुर खास का, शिकारपुर का, खैरपुर का, कंदकोट का, मैं कहता हूं जो जो शहर दादू का जो आपको याद आते हैं उन सब का मेयर मुंतखब होना चाहिए। अवाम डायरेक्ट वोटों से मुंतखब करे, उसको आप इंतजामी इख्तियार दें। ये पुलिस उस मेयर के जेर इंतजाम होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट उस मेयर के जेर इंतजाम होनी चाहिए, और तमाम तर उसके पास माली इख्तियारात होने चाहिए, जरूरी अखराजात उसके पास। आप देखिए, यूं करके हमारा सिंध इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है ना वो अल्लाह की तौफीक से आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर नौजवानों के लिए जो बात है, जब भी इस तरह का कोई मसला बन रहा होता है ना, दोनों तरफ से लोग आ जाते हैं। एक तरफ से सिंधी की बात की जाती है, दूसरी तरफ से मुहाजिर की बात की जाती है। हम सब इस सिंध में रहते हैं, हम सब इस सिंध के रिहायशी हैं, बासी हैं। मैं उर्दू बोलता हूँ, कोई सिंधी बोलता है, सिंधी भी हमारी जुबान, उर्दू भी हमारी जुबान। हमारा बाहम आपस में किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, हम दोनों का मिलकर ये सब इस्तेहसाल करना है। तो ये जो आवाजें लगती हैं, ये सिर्फ मसाइल से आपको हटाने के लिए, आपको आपकी जो अटेंशन है वो दूसरी तरफ मुंतकिल करने के लिए लगती हैं, और हम एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं, एक दूसरे के गिरबानों में हाथ डाल रहे होते हैं। इससे काम नहीं चलेगा। मैं ये कहता हूं कि ये शहर कायद, शहर कराची, ये भी सबका शहर है, ये किसी एक मखसूस जबान बोलने वालों का शहर नहीं है। यहाँ पर उर्दू स्पीकिंग भी रहते हैं, सिंधी स्पीकिंग भी रहते हैं, पंजाबी स्पीकिंग भी रहते हैं, पश्तून भी रहते हैं। ये सबका शहर है। जब तक आप सब मिलकर एक आवाज नहीं बनेंगे, तब तक इस शहर के मसाइल हल नहीं होंगे। बिल्कुल इसी तरह सिंध में रहने वाले जितने भी लोग हैं जो सिंध में रहते हैं, जबान चाहे वो कोई सी भी बोलते हो, वो जब तक इकट्ठे होकर, मुत्तहिद होकर, मुत्तफिक होकर अपनी आवाज नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक सिंध के मसाइल भी हल नहीं होंगे। इसीलिए हम सबको एक आवाज बन जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा पैगाम दिया आपने हमारे नौजवानों को, कराची और जो है वो पूरी दुनिया के नौजवानों को। मैं समझती हूँ सिंध के तो वैसे ही आप लीडर हैं, और आप नौजवानों को वैसे ही गाइड कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जो वक्त हाणे पंहिंजी पुराणी ते पहुचे थो। वरी सुभाणे अवां जे आॾो हाज़िर थींदासीं नए मौज़ू ऐं नए मेहमान सां गॾु। तेसिताईं मूंखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।